नमस्कार छात्रों, कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में आप कंप्यूटर की मूल बातें, कंप्यूटर पीढ़ियों, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के विकास, कंप्यूटर सिस्टम के लाभ और हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के सिद्धांत के बारे में सीखेंगे। हम कंप्यूटर पीढ़ियों को 5 मुख्य अवधियों में विभाजित कर सकते हैं। हर पीढ़ी के कंप्यूटर्स को उनके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली तकनीक और उस अवधि के कंप्यूटर सिस्टम के संचालन की प्रकृति के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। समय के गुजरने के साथ साथ नए प्रौद्योगिकीय नवाचारों ने जगह ली है और हर बढ़ती पीढ़ी के साथ कंप्यूटर की दक्षता में वृद्धि हुई है तथा प्रसंस्करण की लागत में कमी आई है। 1942 से 1956 की अवधि को प्रथम कंप्यूटर जनरेशन अथवा पीढ़ी कहा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूबों एवं डेटा भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया। उनका आकार काफी बड़ा था, यहां तक कि उन्हें रखने के लिए एक पूर्ण कक्ष की आवश्यकता होती थी। वे बहुत महंगे थे, गर्मी का उत्सर्जन अत्यधिक था, जिसकी वजह से उन्हें ठंडा करना बहुत आवश्यक होता था और साथ ही उनका रखरखाव भी बहुत कठिन काम था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मशीन भाषा का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को इनपुट पंच्ड कार्ड और कागज टेप द्वारा दिया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर एक समय में एक ही समस्या को हल करने में सक्षम थे। 1956 से 1965 की अवधि को द्वितीय कंप्यूटर जनरेशन अथवा पीढ़ी कहा जाता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को बहुत छोटा बना दिया तथा ये कुशल, तेज, कम बिजली की खपत और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक सस्ते और विश्वसनीय थे। हालांकि वे अत्यधिक गर्मी का उत्पादन किया करते थे, लेकिन और अधिक विश्वसनीय भी थे। इस पीढ़ी में चुंबकीय कोर को प्राइमरी मेमोरी की तरह एवं चुंबकीय टेप व चुंबकीय डिस्क को सेकेंडरी भंडारण या स्टोरेज उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कोबोल और फोर्ट्रॉन के रूप में उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं इस पीढ़ी में शुरू की गई थीं। 1965 से 1975 की अवधि को तृतीय कंप्यूटर जनरेशन अथवा पीढ़ी कहा जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का इस्तेमाल किया गया था। एक एकल आईसी ट्रांजिस्टर प्रतिरोधों और कैपेसिटर की एक बड़ी संख्या को एक साथ संगठित करके रख सकता था, जिसके कारण कंप्यूटर के आकार को और अधिक छोटा बनाया जा सकता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों द्वारा इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को भी इसी समय लाया गया था। इस पीढ़ी में समय साझा करने यानी टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को भी लाया गया था। कई नई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं की शुरुआत इस पीढ़ी में हुई, जैसे फोर्ट्रॉन 4, पास्कल, बेसिक इत्यादि। 1975 से 1988 की अवधि को चतुर्थ कंप्यूटर जनरेशन अथवा पीढ़ी कहा जाता है। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई, जिनमें हजारों आईसी सिलिकॉन चिप से निर्मित होकर एक एकल चिप बनाई गई थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 1971 में इंटेल 4004 चिप विकसित किया गया था, जिसमें एक एकल चिप पर एक कंप्यूटर के सभी घटक यानी कंपोनेंट्स स्थित होते हैं। कंप्यूटर का आकार घटा, जिसने डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर नाम को जन्म दिया। इस पीढ़ी में समय के बंटवारे यानी टाइम शेयरिंग की अवधारणा, वास्तविक समय प्रसंस्करण यानी रियल टाइम प्रोसेसिंग एवं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही नई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे C++, डेटाबेस को इस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। 1988 के बाद अभी तक की अवधि को पांचवी कंप्यूटर जनरेशन अथवा पीढ़ी कहा जाता है। पांचवी पीढ़ी के रूप में एक नई तकनीक उभर कर आई, जिसे यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत
माइक्रोप्रोसेसर चिप में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शामिल किया जा सकता था। इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकग्निशन, मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार एवं सिग्नल डेटा प्रोसेसिंग जैसी कई अवधारणा पेश की गई थीं। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे जावा, वीबी और .NET की शुरुआत इस पीढ़ी में हुई। क्या आप जानते हैं, कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1613 में दर्ज किया गया था, वह भी एक व्यक्ति के संदर्भ में जो गणना एवं संगणना करता था, और उसके बाद यह शब्द 20वीं सदी के मध्य तक उसी अर्थ में इस्तेमाल किया जाता रहा। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का विकास। अबैकस, जो कि 5000 साल पहले उभर के आया था, उसे पहले कंप्यूटर के रूप में माना जा सकता है। इस उपकरण में रैक पर स्लाइडिंग बीट्स यानी मोती को ऊपर नीचे करने की प्रक्रिया का प्रयोग करके बेसिक गणना की जा सकती थी, लेकिन कागज और पेंसिल के अधिक प्रसार और उपयोग में आने के कारण धीरे धीरे अबैकस का महत्व खत्म हो गया। अगला कंप्यूटिंग डिवाइस, जो कि तकनीकी दृष्टि से बेहतर था, के निर्माण में लगभग 12 शताब्दियों का समय लग गया। वर्ष 1642 में ब्लेस पास्कल ने एक संख्यात्मक व्हील कैलकुलेटर का आविष्कार किया। यह पीतल आयताकार बॉक्स 8 गतिशील नंबर डायल करके 8 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ने का काम करता था। उन्होंने इस मशीन का नाम पास्केलिन रखा। वर्ष 1646 में एक जर्मन गणितज्ञ गोटफ्रेड विल्हेम वॉन लिबनिज ने पास्केलिन मशीन में सुधार करते हुए एक मशीन बनाई जो कि गुणा भी कर सकती थी। लिबनिज मैकेनिकल मल्टीप्लायर गियर और डायल की एक प्रणाली द्वारा काम करता था। इस मशीन का 1820 तक इस्तेमाल किया गया था। उसके पश्चात फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमर द्वारा यांत्रिक कैलकुलेटर शुरू किए गए थे, जो कि 4 बुनियादी गणित कार्यों के प्रदर्शन करने में सक्षम थे। इसका नाम अरिथमोमीटर रखा गया था। इसकी बहुमुखी प्रतिभा के साथ अरिथमोमीटर व्यापक रूप से प्रथम विश्व युद्ध तक इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर की वास्तविक शुरुआत, जिसके बारे में आज हम जानते हैं, एक गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज के द्वारा की गई थी। एक नई मशीन विकसित की गई जो कि विभेदक समीकरणों यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस को करने में सक्षम थी, और उसे डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। यह मशीन भाप के द्वारा संचालित की गई थी, जो आकार में काफी बड़ी थी और प्रोग्राम को स्टोर करने तथा गणना करने के साथ ही परिणाम को प्रिंट करने में भी सक्षम थी। 10 वर्षों तक डिफरेंस इंजन पर काम करने के बाद बैबेज पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर पर काम करने के लिए प्रेरित हुए और उस मशीन को विश्लेषणात्मक इंजन यानी एनालिटिकल इंजन का नाम दिया। बैबेज के सहायक ऑगस्टा एजीए किंग ने मशीन के डिजाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके काम पर अमेरिका के रक्षा विभाग ने 1980 में उनके सम्मान में एक नई प्रोग्रामिंग भाषा एडीए नाम दिया था। चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया विश्लेषणात्मक इंजन यानी एनालिटिकल इंजन आज के मानकों की तुलना में बहुत प्रारंभिक मशीन है। हालांकि इसमें आधुनिक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर के बुनियादी तत्वों की चर्चा की गई है। विश्लेषणात्मक इंजन 50,000 से अधिक घटकों से मिलकर बनाया गया था, जिसका बेसिक इनपुट डिजाइन परफोरेटेड कार्ड के रूप में बनाया गया था। इसके अंदर एक मिल एवं कंट्रोल इकाई भी होती है, जो कि निर्देशों को किसी भी क्रम में प्रोसेस कर सकती थी। प्रिंटेड परिणाम के लिए आउटपुट उपकरण थे, जिन पर परिणाम देखा जा सकता था। वर्ष 1889 में एक अमेरिकी आविष्कारक हरमन होलोरिथ ने कंप्यूटिंग के लिए जैकवर्ड लूम अवधारणा का इस्तेमाल किया। वह अमेरिका की जनगणना करने के लिए एक तेज रास्ता खोजना चाहते थे। होलोरिथ की विधि में कार्ड का इस्तेमाल कर डेटा को स्टोर किया जाता था, जिसे वह मशीन में डालते थे और परिणामों को यंत्रवत संकलित किया जाता था। होलोरिथ व्यापार की दुनिया में पंच कार्ड को लाए थे, जिससे आगे चलकर 1924 में आईबीएम का उदय हुआ था। अन्य कंपनियों ने भी बाजारों में प्रवेश किया
और व्यावसायिक उपयोग के लिए पंच रीडर का निर्माण किया। सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह की कंपनियों ने वर्ष 1960 तक डेटा प्रोसेसिंग के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कई अन्य वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कंप्यूटर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी। विनेवर बुश ने वर्ष 1930 में एक अंतर विश्लेषक यानी डिफरेंशियल एनालाइजर नामक एक यंत्रवत संचालित उपकरण विकसित किया, जो कि पहला सामान्य प्रयोजन एनालॉग कंप्यूटर था। जॉन एटानासॉफ और बेरी ने वर्ष 1939 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग उपकरण का निर्माण किया और अपनी पूरी डिजाइन को 1942 में पूर्ण किया। ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांत पर और ऑन वे ऑफ की अवधारणा पर तैयार किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश कोड बेकर्स द्वारा कोलोसस विकसित किया गया था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। वर्ष 1946 में प्रथम बहुप्रायोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनीकैक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था। इस कंप्यूटर में हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला कंप्यूटर था जो सांख्यिक और वर्णमाला दोनों प्रकार का डेटा संभाल सकता था और साथ ही ये पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर भी था। वर्ल्ड वाइड वेब का 1990 में अनावरण किया गया था। इसके बाद आने वाले वर्षों में एक नए ग्राफिकल वेब ब्राउजर प्रोग्राम उपयोग में आने लगे। वेब और इंटरनेट के प्रसार एवं उपयोग ने सामान्य प्रयोजन यानी जनरल पर्पस होम कंप्यूटिंग के विकास को गति दी। इसने सोशल इंटरैक्शन को और बढ़ावा दिया। आजकल ऐसे स्मार्टफोन्स की बहुत डिमांड है जो टच स्क्रीन हो, जिसमें मोबाइल कनेक्टिविटी हो एवं जिसमें आप बहुत सारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस रन कर सकते हो। छात्रों, कंप्यूटर सिस्टम सीखते समय आप कंप्यूटर जगत के कुछ प्रचलित शब्दों से परिचित होंगे। अभी हम इनमें से कुछ शब्दों और उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। सूचना प्रणाली के मूल कंपोनेंट हैं डेटा, यूजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं प्रोसीजर। कंप्यूटर सूचना प्रणाली का एक हिस्सा है। आप कई स्थानों पर कंप्यूटर से रूबरू होते हैं, जैसे कि एक कार्यस्थल पर, या हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के घर पर भी कंप्यूटर हो। मूल रूप से कंप्यूटर एक उपकरण है जो कि इनपुट स्वीकार करता है, डेटा प्रोसेस करता है, डेटा स्टोर करता है, वे आउटपुट बनाता है और ये सभी कार्य संग्रहित निर्देशों की एक श्रृंखला के अनुसार किया जाता है। कंप्यूटर पर काम कर रहे किसी भी व्यक्ति विशेष को उपयोगकर्ता अथवा यूजर कहा जाता है। आइए डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच के अंतर को समझते हैं। अनिर्मित असंगठित तथ्यों को, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, नंबर, ध्वनि हो सकते हैं, उसे डेटा कहा जाता है। डेटा की प्रोसेसिंग का परिणाम इंफॉर्मेशन होता है। रमेश, क्या तुम आज की कंप्यूटर क्लास में उपस्थित थे? हाँ सुरेश, टीचर ने आज डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच का अंतर समझाया। मैंने आज की क्लास मिस कर दी। क्या तुम मुझे वह सब समझा सकते हो? हाँ जरूर सुरेश। असंगठित तथ्यों और चित्रों के संग्रह को डेटा कहा जाता है। डेटा संख्या, टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि आदि हो सकते हैं। डेटा से कुछ अर्थ नहीं निकाला जा सकता। डेटा को प्रोसेस कर इसे सार्थक जानकारी में बदला जा सकता है, जिसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। डेटा को एक इनपुट डिवाइस जैसे कि एक कीबोर्ड का उपयोग कर कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। इसे किसी विशिष्ट संदर्भ में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस किया जाता है। परिणाम कंप्यूटर मॉनिटर जैसे किसी आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित होता है। रमेश, तो क्या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी दिखाई देता है वह इंफॉर्मेशन है? नहीं सुरेश, डेटा की प्रोसेस्ड या संसाधित फॉर्म को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। यह डेटा से अधिक सार्थक होता है, जिसे कुछ निर्णय लेने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चार्ट, ग्राफ इत्यादि। तो हम कह सकते हैं कि जब डेटा को प्रोसेस करके संगठित, संरचित या किसी विशिष्ट संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है,
ताकि उन्हें उपयोगी बनाया जा सके, उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। रमेश, क्या तुम कुछ उदाहरण भी दे सकते हो? हाँ ठीक है। उदाहरण के लिए एक मार्कशीट में अंकित नंबर डेटा होते हैं और पूरी मार्कशीट इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसमें प्रासंगिक और संसाधित डेटा होता है, जैसे कि छात्र के द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत, परिणाम, फेल पास की स्थिति, छात्र का रैंक इत्यादि। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं। गति, स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति पर डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संसाधित यानी प्रोसेस करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड लेता है, अर्थात लाखों निर्देशों को मात्र कुछ सेकंड में संसाधित किया जा सकता है। शुद्धता, एक्यूरेसी। एक कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम पूर्ण रूप से सही होते हैं। यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है तो प्राप्त परिणाम एकदम सटीक होगा। कंप्यूटर गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है। उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही विशाल होती है और एक बहुत ही कॉम्पैक्ट ढंग से डेटा को एक बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकता है। कोई भी जानकारी या डेटा कंप्यूटर में एक लंबे समय तक के लिए स्टोर रहता है। इस सुविधा के साथ पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। विविधता। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को करने में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पत्र लिखने, शीट तैयार करने, संगीत सुनने, वस्तु सूची के प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, बैंकिंग और कई और प्रकार के कार्य कर सकते हैं। परिश्रमशीलता, डिलीजेंस। एक मशीन होने के नाते एक कंप्यूटर थकान, एकाग्रता की कमी और बोरियत से मुक्त होता है। कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को संसाधित करता है, उसी गति से आखिरी निर्देश को संसाधित करने में सक्षम होता है। परंतु कंप्यूटर सिस्टम की कुछ सीमा यानी लिमिटेशंस भी होती हैं। कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है एवं दिए हुए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने दम पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर द्वारा नहीं बदला जा सकता है। कंप्यूटर का कोई आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चंट नहीं होता है। आइए अब समझते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। सभी भौतिक और यांत्रिक उपकरण जो मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स या परिधीय उपकरण यानी पेरिफेरल डिवाइसेस, जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिंटर, माउस, स्कैनर, स्पीकर इत्यादि, ये सब हार्डवेयर हैं। इसके बारे में हम विस्तार से आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। दूसरी तरफ कुछ निर्देशों का सेट या कंप्यूटर प्रोग्रामों का संग्रह जो हार्डवेयर की क्षमताओं को बढ़ाते हैं और हार्डवेयर को ये बताते हैं कि कोई काम कैसे करना है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक हैं। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर किसी काम का नहीं और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि कई प्रोग्रामों का एक संग्रह है। सिस्टम प्रोग्राम्स के महत्वपूर्ण घटक निम्न प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों यानी सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट आदि का प्रबंधन तथा कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। ये कंप्यूटर और उपयोगकर्ता यानी यूजर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है।
विंडोज ओएस। विंडोज ओएस कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टमों में से एक है। लिनक्स और यूनिक्स ओएस भी कुछ विशेष प्रकार की एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे एम्बेडेड, वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूटेड, वास्तविक समय यानी रियल टाइम आदि। यूटिलिटीज। यूटिलिटीज विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती हैं। यूटिलिटीज जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर अवांछनीय फाइल को हटाने एवं डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोगी होता है। इस सुविधा के द्वारा हम डिस्क स्पेस को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर। ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद यानी कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको एंड यूजर प्रोग्राम्स भी कहते हैं। कुछ प्रोग्राम्स जैसे वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, एक्सेल स्प्रेडशीट, डेटाबेस प्रोग्राम आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली को 4 मुख्य प्रक्रियाओं में विभाजित कर समझा जा सकता है, जो कि क्रमशः इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज हैं। इनपुट से शुरुआत करते हैं। एक इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर कंपोनेंट यानी घटक है जो कि कंप्यूटर में डेटा व निर्देश दर्ज करने में मदद करता है। व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली 6 इनपुट डिवाइस हैं: कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा व वेब कैमरा। उसके बाद आता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे चिप भी कहा जाता है। एक सीपीयू या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर को अक्सर कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू एक इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप है जो निर्देशों एवं डेटा को प्रोसेस या संसाधित करता है। कुछ कॉमन सीपीयू उदाहरण हैं इंटेल i7, i5, i3, ड्यूअल कोर, कोर टू ड्यूओ, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, इंटेल Celeron एवं AMD Athlon। आउटपुट डिवाइस या उपकरण वह हार्डवेयर कंपोनेंट है जो एक या उससे अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं। 3 व्यापक रूप से काम में लिए जाने वाले आउटपुट डिवाइस हैं: प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। अंत में इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना को स्टोरेज उपकरणों में सेव किया जा सकता है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी आदि। इनके बारे में हम विस्तार से दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर 2 नंबरों को जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए 4 और 5, तो आपको सबसे पहले ये डेटा किसी इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड व माउस की सहायता से कंप्यूटर में दर्ज करना होगा। कंप्यूटर इसे आपके द्वारा दी गई कमांड्स जैसे जोड़, बाकी, गुणा या भाग के आधार पर प्रोसेस यानी संसाधित करेगा। अगर आपने कंप्यूटर को दोनों नंबर जोड़ने के लिए कहा है, तो वह दोनों नंबर जोड़ने के लिए प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग का परिणाम कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होगा और कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होगा, या फिर इसे बाद में किसी बाहरी स्टोरेज उपकरणों में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। समीक्षा। कंप्यूटर पीढ़ियां। हम कंप्यूटर पीढ़ियों को 5 मुख्य अवधियों में विभाजित कर सकते हैं। हर पीढ़ी के कंप्यूटर्स को उनके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली तकनीक और उस अवधि के कंप्यूटर सिस्टम के संचालन की प्रकृति के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। पहली पीढ़ी अवधि 1942 से 1956। मुख्य कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी अवधि 1956 से 1965। मुख्य कंपोनेंट ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी अवधि 1965 से 1975। मुख्य कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी अवधि 1975 से 1988।
मुख्य कंपोनेंट VLSI, 5वीं पीढ़ी, अवधि 1988 के बाद। मुख्य कंपोनेंट ULSI, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का विकास। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का विकास कई दौर से गुजरा है। इसमें कुछ मुख्य उपलब्धियां निम्न हैं। लिबनिस मैकेनिकल मल्टीप्लायर, अरिथमोमीटर, चार्ल्स बैबेज का डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बैबेज का विश्लेषणात्मक इंजन यानी एनालिटिकल इंजन, होलोरिथ का पंच कार्ड रीडर, अंतर्विश्लेषक यानी डिफरेंशियल एनालाइजर, कोलोसस, एनिकैक और यूनिवैक। कंप्यूटर सिस्टम टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर मूल रूप से कंप्यूटर एक उपकरण है जो कि इनपुट स्वीकार करता है, डेटा प्रोसेस करता है, डेटा स्टोर करता है, वे आउटपुट बनाता है और ये सभी कार्य संग्रहित निर्देशों की एक श्रृंखला के अनुसार किया जाता है। डेटा अनिर्मित, असंगठित तथ्यों को, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, नंबर, ध्वनि हो सकते हैं, डेटा कहा जाता है। इंफॉर्मेशन जब डेटा को प्रोसेस करके संगठित, संरचित या किसी विशिष्ट संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है ताकि उन्हें उपयोगी बनाया जा सके, उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। यूजर कंप्यूटर पर काम कर रहे किसी भी व्यक्ति विशेष को उपयोगकर्ता अथवा यूजर कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं हैं गति यानी स्पीड, शुद्धता यानी एक्यूरेसी, उच्च संचयन शक्ति यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, विविधता यानी वर्सेटैलिटी एवं परिश्रमशीलता यानी डिलीजेंस। परंतु कंप्यूटर सिस्टम की कुछ सीमा यानी लिमिटेशंस भी होती हैं। कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर का कोई IQ यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चंट नहीं होता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सभी भौतिक और यांत्रिक उपकरण जो मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। कुछ निर्देशों का सेट या कंप्यूटर प्रोग्रामों का संग्रह जो हार्डवेयर की क्षमताओं को बढ़ाते हैं और हार्डवेयर को ये बताते हैं कि कोई काम कैसे करना है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो तरह के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, ड्राइवर्स इत्यादि आते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली को 4 मुख्य प्रक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है जो कि क्रमशः इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज हैं।